पता नहीं था ना। चलते लड़का कहाँ तक हुआ था? मैं आ ही नहीं पाया, फंस गया ऐसे ही। फिर आप विजन आप नीचे से ऊपर देखते हैं। अच्छा, कितना एरिया है? ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ विजन हो गया था। ठीक, इसमें ऐसे बता गया था। एक टर्म आता बेटा पोरोप्रिज्म। क्या होता है? पोरोप्रिज्म। क्या होता है मालूम है? पोरोप्रिज्म किसे कहते हैं? आम कर बेटा आपको लास्ट जो लेक्चर था आपको, ठीक है, उसमें फील्ड ऑफ व्यू वगैरह हो गए थे। उससे ज़्यादा TIR उससे पहले ही आपका हो गया था सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका था बेटा पोरोप्रिज्म। क्या था? पोरोप्रिज्म। ठीक, तो क्या होता है बेटा पोरोप्रिज्म? कुछ पता है कि याद है? पोरोप्रिज्म, व्हाट इज पोरोप्रिज्म? पोरोप्रिज्म क्या होता है? ये होता है बेटा राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं रे को बेंड करने के लिए, या तो 90 के थ्रू या 180 के थ्रू। ठीक, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी रे आ रही है, अगर वो 90 पे आपको क्या करना है? बेंड करना है। ठीक, या 180 पे आपको बेंड करना है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं किसका? पोरोप्रिज्म का। ये राइट एंगल के आइसोस्केल प्रिज्म होते हैं, यानी कि एक एंगल उनका 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होता है, तो उसी को राइट एंगल आइसोस्केल कहा जाता है। ठीक, और दो साइड्स अगर 90 है तो दो साइड जनरली हमारे क्या रहते हैं? सेम सेम रहते हैं, मतलब एक एंगल 90 और दो बाकी वाले जो है आइसोस्केल होता है तो कितना 45 हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म, ये राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म which is used in periscope or binocular, periscope or binocular, BINOCULARS, binoculars, periscope or binoculars, इसमें यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप बाइनोकुलर। अब इसको हम लोग पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे डेविएट, इट इज यूज्ड टू डेविएट लाइट रे, इट इज यूज्ड टू डेविएट लाइट रे थ्रू 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, and also to erect the image, and also to erect the image, इमेज को भी इरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं also to erect the image, हो जाएगा, एंड आल्सो टू इरेक्ट द इमेज। तो ये कंडीशन आपकी होगी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग पोरोप्रिज्म कह लेते हैं बेटा। क्या कहेंगे उसे? पोरोप्रिज्म कह लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कैसे? अगर डायग्रामेटिकली हम लोग दिखाते हैं, दिख रहा है बेटा? या तो इन्वर्टर में काम कर रहा है। जो एक एंगल हमेशा बेटा 90 होगा और आइसोस्केल से तो ये दोनों कितने बन जाएंगे? 45। ठीक, इसे क्या कहते हैं लोग? अब कंडीशन क्या होता है? अगर आपको 90 डिग्री पे बेंड करना है, क्या करना है आपको? 90 डिग्री पे बेंड करना है, तो हम लोग जो परपेंडिकुलर है कि ये वाला एंगल यहाँ पे आने से इस पे इंसिडेंट
की तरफ या तो इस पे इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, या फिनोमेना के थ्रू फिर से दोबारा क्या करता है, नीचे आपने पढ़ा था ग्लास और एयर प्रिंट के लिए है क्या, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री का, ठीक। और यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा बेटा ये 45 है, ये 45 एंगल बनेगा। और अगर आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंस होगा तो उस एंगल पे क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में टी आई आर शो करता है। और अगर 90 ले गई फिर 90 पे क्या हो गई, आपकी बेंड हो गई, ठीक। ये कंडीशन होता है बेटा। अगर आपको 180 पे बेंड करना है, कितने पे करना है, 180 पे बेंड करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग अरेंजमेंट ऐसे करते हैं। यहाँ पे कितना एंगल हुआ, 90 पे हुआ, और भाई ऐसे ज़्यादा एंगल हो रहा है 90 डिग्री का, ठीक। अगर 180 की बेंडिंग हमें करनी होती है ऊपर वाला एंगल हम लोग 90 ले लेते बेटा, ये वाला आपकी बात क्या होगा, 90 डिग्री ले लेंगे, ये हमारा 90 डिग्री होता है। ये दोनों बाकी जो बचेंगे 45 हो जाएंगे, ठीक। अरे आपकी जाए ये कंडीशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितने का डेविएशन हुआ, अपवर्ड जा रहे थे, 100 डाउनवर्ड आ गई, 180 का डेविएशन हुआ, कितने का हुआ बेटा। ऐसे जो होते हैं उन्हीं को टर्म दिया जाता है बेटा पोरोप्रिज्म, क्या कहेंगे उसे, पोरोप्रिज्म कह लेते हैं, ठीक। पहले में 90 अंश का डेविएशन है। हाँ बेटा 90 अंश का डेविएशन है। हाँ, पहले वाले 90, दूसरे वाले 180, मैंने तो उसी के लिए यूज़ करते हैं। 45 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रे होती है उसको फ्लैट सरफेस से हम लोग इंसिडेंट कराते हैं इस एंगल पे कि वो डबल लो वाटे या फिनोमेना करके तब जाके फाइनली वो रिफ्लेक्ट होता है, बट वहाँ यूज में आता नहीं। यूजेस जो आते हैं या तो 45 या तो 90। दूसरा होता है इमेजेस को इरेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसका। कोई भी इमेज है उसे हम लोग क्या करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इमेज को अगर आपको इरेक्ट करना है तो कैसे हम लोग लेते हैं, देखो सर, अगर आपको इरेक्ट करना है कोई भी रे है उसे हमें क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को क्या करना है, इरेक्ट करना है। इरेक्ट करने के लिए भी हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं। ये आपको देखना है, दो पैनल में आप लाइट आप आने वाली लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करें। मान लो अभी ये इन्वर्टेड है, ठीक है सर, इन्वर्टेड है। अब जब लेफ्ट बैक होगा बेटा, जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये इरेक्ट हो जाता है। यहाँ केवल इरेक्ट हो रहा है, ठीक। इसका केवल इरेक्शन साइज वगैरह कोई चेंज नहीं, कुछ पैरेलल भी वहाँ लाइट आएगी तो अगला के बाद पैरेलल ही जाएगी, तो इसकी साइड के आगे तो कोई चेंज नहीं, केवल जो इन्वर्टेड था उसे क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है। तो इस पर्पज से भी हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर इरेक्टिंग द इमेज, ठीक। तो इमेज को क्या करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। पहले बनाइएगा, ओके। देखिएगा नेक्स्ट, ये केस हो गया पोरोप्रिज्म क्या होता है उसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेता है। अगला लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। देखो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है बताए,
इससे सरफेसेस लेते हैं हम लोग, दो टाइप का लेते हैं, कॉनकेव या दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। जब आप बोर्ड में पढ़ते हैं तो पूरा डेरिवेशन आपको वहाँ बताया जाता था। बोर्ड में आपको रिफ्रैक्शन के लिए क्या पूरा डेरिवेशन करते थे, ठीक है, कर्व सरफेसेस के थ्रू, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फिलहाल हमें डेरिवेशन का ना तो नीड है ना ही क्या, ठीक है, डेरिवेशन आपको कहा इसलिए जाएगा क्योंकि उतना ना तो टाइम है ना ही नीड है आपको, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है, अगर दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी स्फेरिकल सरफेस के सामने रखते हैं तो उसका इमेज का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। जो हमारा इमेज बनता है बेटा, जो आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और जो कर्व सरफेस की रेडियस एंड क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो मीडियम के हैं और उस क्या जो हमारा लेंस मटेरियल का बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन होता है, ठीक, उसी को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा μ2 माइनस μ1/r इक्वल टू μ2/b माइनस μ1/u, यानी μ2/b माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/, क्या होता है, r के बराबर होता है। याद आया कुछ? नहीं चैनल पकड़ा, अभी क्लियर नहीं पकड़ रहा है ना। चलिए ऐसे देखिए, फोटो देखिए तो याद आ जाएगा। ये हो गया बेटा। जैसे सपोज दैट कोई भी हमारे एक लेक्चर का खाली डेरिवेशन आपको होता है, ठीक, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया गया होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, ठीक, जी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो जाके क्या होगा, ले जाएगी टच पर यहाँ पे रिफ्लेक्शन, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर जगह यहीं यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो लाइन होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है, ये नॉर्मल कहलाता है, ठीक। और जब ये जाएगी इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है, बेंड होगी, ये नॉर्मल की तरफ नहीं बेंड होगी। ऐसे दूसरी रे आप इधर से ले आओ, ये भी क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल से आप क्या करेंगे, ये भी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और ये इमेज क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करता है। याद आया कुछ? तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कोण से होता था इसे आप यू से दिखाते थे, बी से इमेज की डिस्टेंस होता था इसे हम लोग बी से दिखाते थे। अगर रेडियस आप कर्वेचर आपका आर है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें है 2 है। उस कंडीशन में इसके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं, इसके बीच में क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या रिलेशन होगा वो चीज़ आपकी जो होती है यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसे ही जब कॉनकेव लेंगे तो कॉनकेव के द्वारा भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। कल छुट्टी तो नहीं बताई गई थी ना आप लोगों को? बस भी बोला गया था ना। हिंदुस्तान है बेटा, यहाँ हमारे त्यौहार बहुत मनते हैं, ठीक है। आधे हमारे समय अगर मनाए जाए तो त्यौहार में ही चले जाएंगे। कोई भी हमारे मतलब जो धर्म में जो भी देवी देवता हैं या जिन्हें भी आप मानते हो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप उनके नाम पे छुट्टियां मनाओ। कहीं लिखा है क्या? आप बताओ, किसी ग्रंथ में लिखा हो कि जिस दिन किसी देवी देवता का दिन है उस दिन आप छुट्टियां मनाओ, अपने कर्म ना करो। भगवान के साथ अपने काम करते रहिए, उसके साथ में जो आपसे बन पाता है वो कर लीजिए, है ना। अब पता लगा आप क्या खाली जो है पूजा के नाम पे छुट्टी मनाइए, उसके बाद सुबह 10 बजे सो के जगिए, क्या मतलब? चलो देखो, हो गया बेटा। तो लिखेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखिए। इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन between, it is the relation between
ठीक, लिखिएगा रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट and distance of object and distance of image and refractive index of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसके बीच में, ठीक है, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड इन विच इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड या जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी, ठीक, इन विच इमेज इज फॉर्म्ड। तो हम लोग लिखते हैं बेटा अब डायरेक्ट डेरिवेशन अपने यहाँ पे है, जब हम लोग वहाँ डेरिवेशन करते हैं तो उस केस में पूरा डाइव करके आपको बताया जाता है, मतलब डाइव है ना यूजर है, तो हम लोग लिखेंगे μ2 बाई पी माइनस μ1 अपान यू इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1 अपान क्या μ2 माइनस μ1 बाई क्या होता है आर के बराबर होता है, μ2 माइनस μ1 बाई क्या होगा आर के। कंडीशन होता है, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करा दिया ना छोटा सा, जल्दी लिख लीजिएगा। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस 40 centimeter at distance 40 centimeter in front of a 40 centimeter in front of a spherical surface having radius of curvature, spherical surface having radius of curvature 30 centimeter, having radius of curvature 30 centimeter if refractive index of refractive index of spherical या कर्व कह लो, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल जो कर्व सरफेस है जिस मटेरियल का बना है बेटा, ठीक, इस 1.5 एंड ठीक, इसके लिए दूसरा लेंगे एंड फार ऑब्जेक्ट मीडियम, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट मीडियम इज 1 हो गया। देन डिटरमाइन
distance of image found. Then determine distance of image found. Then determine distance of image found. कितना है बेटा? रहने दो ऐसे, बस चिपका रहे, आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए इतना। हमारे देश में सब स्वतंत्र है ना? इस स्वतंत्रता का क्या है, दुरुपयोग है। मालूम है कॉलेज है, क्लासेस चलती हैं, लेकिन फिर भी साउंड इतना तेज चला रहा है। हो गया? आया जी? आपने कॉन्वेक्स लिया था, सरफेस ही कॉनकेव लिया था? कॉन्वेक्स सरफेस है फिलहाल, यही कंडीशन आपको दी गई। देखो कितना आया, लेकिन U2 की वैल्यू 1 कितना है? 5 है। U2 की वैल्यू 1.5 है। V की वैल्यू निकालनी थी, -V1 की वैल्यू 1 है। U की वैल्यू कितने दी गई है? -40 तो ये हो गया -40 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 - 1 अपान R की वैल्यू 30 रेडियस 30 है प्लस। तो अब इसके अंदर ये प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। तो 1.5 अपान V इक्वल टू यहाँ बचा 0.5 अपान 30 और ये हो गया प्लस, इधर जाके तो -1 अपान 40। ये हो गया 1.5 अपान V इक्वल टू, देखो इनका अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 1/60 लिख सकते हो, और इन दोनों कैल्शियम हो जाएगा कितना? 120। ठीक, तो 62 जा इसको लिख सकते हैं 1/60 - 1/40। ठीक, तो 62 जा और ये हो गया 43। वैल्यू आप देंगे V की वैल्यू जो आएगी, साइन चाहिए बेटा, यहाँ V की वैल्यू जो आएगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये तो आ गया 1, तो आ गया 120 इंटू 1 पॉइंट कितना 5 बराबर 180 कितना सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर आपका आ रहा है डाटा। साइन अगर फुल लेंगे तो नेगेटिव में बनेगा, इधर ही में बन जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट की साइड में बन जाएगा अगर आपका उतने डिस्टेंस पे रखा गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सर ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जो हमारा इमेज बन रहा है ना वो उसी डायरेक्शन में आपका बन रहा है, लेफ्ट में ही बन जाएगा। ठीक, इधर लेफ्ट में क्योंकि डिस्टेंस हमारी जो है दी गई है, जिस डिस्टेंस पर रखा गया उसके अकॉर्डिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, इमेज की कंडीशन बन रही है। वैसे बनता हमारा यहाँ राइट में है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे या वैसे इसको यूज़ करते समय हम लोग बहुत ज़्यादा साइन कन्वेंशन अगर नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, प्लस होगी तो वही वैल्यू हमारे रेट में हो जाता है 180 पे। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन
ब्लॉक सिलेबस में है कि नहीं? है तो है सिलेबस में। हाँ? हट गया क्या? डी ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक का शायद कुछ हटा है। यस यस यस। हाँ, चलिए आगे लिखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन ओके बेटा, लिखिएगा द लेटरल मैग्निफिकेशन lateral magnification is the ratio of lateral magnification is the ratio of वही जो पीछे पढ़ा था वही कंडीशन यहाँ भी होती है, the ratio of image height of the image to the height of the image to the height of the object. Height of the image to the height of the object. इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या होता है? रेशियो होता है, उसी को लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हैं। नीचे लिखे m इक्वल टू आई बाई ओ या एच आई अपान एच ओ कर लो। एच आई अपान क्या कह देते हैं? एच ओ। वहाँ पे जब देखते थे मिरर केस में वी बाई क्यू हो जाता था बेटा। यहाँ चूँकि मीडियम भी डिपेंड करेगा, ठीक, तो म्यू वन अपान म्यू टू इंटू वी बाई यू हो जाएगा। कितना? पहले मीडियम म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई कितना यू। इनके रेशियो को आपको क्या कहते हैं? लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक, दिस इज नोन एज क्या? लेटरल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम लोग टर्म देते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन कह लेते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ क्या? ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो जो हो गए उसी को लेटरल मैग्निफिकेशन कह लेते हैं। ठीक, आगे ये नहीं बेटा, एच आई इमेज की हाइट है और वो ऑब्जेक्ट की हाइट है। बी यहाँ पे डिस्टेंस इमेज का है और यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है पोल से। ठीक, हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे लेंस जी। अब ज़रा समझ लेंगे बेटा। लेंसेज में जब हम डिस्कस करते हैं तो लेंस होता है बेटा क्या? ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम कहते हैं, जिसमें टू टाइप्स रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, एंड एटलीस्ट वन सरफेस विल बी कवर्ड। लेंसेज हम लोग तभी कहेंगे बेटा जब पहली बार सब टाइप्स क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो, एटलीस्ट टाइप रिफ्रैक्शन, और वन सरफेस मस्ट भी क्या? कवर्ड। उनमें से एक सरफेस आपका हमेशा कैसा होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए। ठीक, तब उस टर्म में उसे हम कहेंगे लेंस। ठीक है, तो लेंसेज के लिए देखो कंडीशन आपने पढ़ा होगा। कितने टाइप का पढ़ते हैं बेटा हम लोग? लेंस का टाइप है तो 6 होता है, बट वीडियो में स्टडी करके दो लोग पढ़ते हैं बाई कॉन्वेक्शन बाई कॉन्केव। तो हाँ, लेंस ये इंक नहीं लाया है क्या? इंक नहीं है वहाँ तो कोई चल नहीं रहा सही। चलाइए। हाँ, देखो लेंसेज जो होते हैं इन्हें हम लोग बांट देते हैं कॉन्वेक्स में, दूसरा कॉन्केव। कॉन्वेक्स कैटेगरी में तीन आपके होते हैं। एक को कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, इसे कहते हैं क्या? बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। जब हम लोग बाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो बाई कॉन्वेक्स में दोनों सरफेस हमारे कैसे हैं? यानी आउटसाइड में जो आउटग्रो है। ठीक, तो उस कंडीशन में बाई कॉन्वेक्स कह लेते हैं। दूसरा कंडीशन था प्लेनो कॉन्वेक्स। जब प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस प्लेन, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, और तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉनकेव, दूसरा वाला कॉन्वेक्स होता है। इसे बाई कॉन्वेक्स कहेंगे। सेकेंड हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, इसे नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसे कहते हैं
कॉन्वेक्स में तीन आपकी बन जाती हैं। एक हो गया बेटा बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तीसरा हमने ले लिया क्या कॉन्केवो कॉन्वेक्स कह लेते हैं। तो ये कैटेगरी हमारे हो जाते हैं जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्केवो। ज़्यादा जो स्टडी करते हैं हम लोग बाई कॉन्वेक्स में करते हैं। किसका करेंगे बाई कॉन्वेक्स का। दूसरा होता है कॉन्केव। जब कॉन्केव की बात करते हैं तो कॉन्केव में होता है बाई कॉन्केव, इसे कहते हैं बाई कॉन्केव। दूसरा होगा प्लेनो कॉन्केव। और तीसरा होता है कॉन्केवो कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव। बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो ये अलग अलग हमारे क्या होते हैं लेंसेज होते हैं। इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो एक हो गया बेटा क्या बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कॉन्केव। डायवर्जिंग कन्वर्जिंग बेटा कौन सा डायवर्जिंग कौन सा कॉन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव वाला डाइवर्जिंग। मिरर का उल्टा होता है यहाँ पे। यहाँ पे मिरर का क्या होगा आपका अपोजिट होता है बेटा। अब जो स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं मेनली जो डिस्कस किया जाता है बेटा बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव का पढ़ेंगे। तो बाई कॉन्वेक्स में लेंगे बेटा, चाहे बाई कॉन्वेक्स हो चाहे बाई कॉन्केव हो, दोनों में बेटा दो का क्या है कर्व सर्फेसेस आपको मिल रहा है। इसका मतलब दो यहाँ पे सेंटर्स आपको मिलेगा। जैसे कि बाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं कोई इनफाइनाइट C1 से R1 इसका सेंटर कहीं इधर होगा बेटा, इस वाले का सेंटर कहीं इधर होगा। मान लो इसको हमने C1 से दिखा दिया, इसे हमने C2 से दिखा दिया। दोनों के सेंटर क्या होंगे कुछ साइड में होंगे भाई। ये कर्वेचर ऐसा मिलेगा इसका, ठीक। और इसका वाला कर्वेचर सर्किल कहाँ बनेगा इधर बने, इसका सेंटर इधर हो गया, इसका सेंटर इधर हो गया। ये जो कंडीशन आपका है यहाँ से आपको सेंटर, तो इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसका सेंटर कर्वेचर इधर है तो इसके फोकस पॉइंट भी हमारा क्या होगा इस साइड में होगा, ठीक। जैसे F1 के लिए यहाँ पे इधर है तो इसका फोकस कहीं इधर होगा, इसे हम F2 कहते हैं, ठीक। F1 और F2 हो गया, ठीक। इनके सेंटर्स आपके हो गए C1 और C2, फोकस आपके जो होंगे वो F1 और F2। लेकिन ध्यान रखेंगे लेंसेज का जो फोकस होता है रेडियस का हाफ नहीं होगा बेटा। मिरर में हम लोग कहते थे वहाँ पे हाफ होता था, बट यहाँ पे आप सीधे आपको C/2 नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों को C/2 नहीं कर सकते, तो वो केस आपका होता है यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो कॉन्वेक्स के लिए हो गया। अगर R की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग इससे यहाँ से तक की डिस्टेंस इसे कह लेंगे R1। ये क्या कहेंगे बेटा R1। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो होगी उसे क्या कहेंगे इस साइड से यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे आप R2। या सेंटर से आप यहाँ से लेते हो इधर वाला R1 ले लेते, इधर वाला क्या ले लेते हैं R2 ले लेते हैं। तो एक R1 हो गया, दूसरा क्या हो गया R2 हो गया, आपका सेंटर हो गया, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं। तो ये केस होता है। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लेंगे बेटा पॉजिटिव। R2 लेफ्ट में है तो इसे क्या लेंगे आप नेगेटिव लेंगे। उल्टा जब लिखते हैं इधर की जो कंडीशन में आप लिखेंगे तो अब देखो इसका सेंटर इसका C1 पहला वाला सेंटर इधर है, ये C1 हमारा इधर की तरफ होगा। और अब की बार इसका C2 राइट साइड में है तो ये C2 आपका यहाँ पे
जो डिस्टेंस मिलाएंगे ये कहलाएगा आपका R2 और यहाँ से जो डिस्टेंस क्या होगा इसे कहेंगे क्या R2। एक R1 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका R2। इसका फोकस नहीं इधर की तरफ होगा और इसका फोकस नहीं इधर की तरफ होगा F1 ठीक। यहाँ पे F1 पॉजिटिव है और F2 नेगेटिव है। F1 को ही हम लोग प्रिंसिपल फोकस लेंगे इससे क्या कहेंगे प्रिंसिपल फोकस पे काम करता है। यहाँ पे जो होगा F1 क्या हो गया नेगेटिव और F2 क्या है पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा। प्रिंसिपल फोकस पे काम करेगा और इसकी साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस का काम करेगा और इसकी साइन हम लोग क्या ले रहे हैं इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है और कॉन्केव लेंस का क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक समझ गए। तो कॉन्वेक्स वाले का पॉजिटिव ले लेते हैं बेटा, कॉन्केव वाले क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। ठीक यहाँ पर सब F1 F2 अलग अलग यहाँ पर अलग अलग की किसमें इधर F1 इधर माने हाँ और ऊपर अलग अच्छा उल्टा ऐसा ही रहेगा। अब आप सोच के बताओ। खड़े जाओ खुद सोचो क्या ऐसा ही रहेगा या उल्टा लिखा गया। F1 वाला वहाँ पर F1 F2 दोनों का अलग अलग इधर मान इधर मान लिया ना, इधर अलग गड़बड़ हो गया क्या। आप लिखें तो गड़बड़ कैसे होगा। अरे हम लिखें गड़बड़ नहीं होगा तो कैसे सही है ये बताओ। हम वही नहीं समझ पा रहे हैं। तो बैठ मतलब सही है। अब आप लिखें सही होगा। बेटा यहाँ पे ना ये फर्स्ट सरफेस ये है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस का जहाँ जो पॉइंट होगा जिसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम C1 से कहते हैं। किससे अरे पहला सरफेस इधर है ना, इसका सेंटर इधर है, C1 इधर हुआ, F1 क्या हो गया C1 की तरफ हो गया। ये सेकंड फेस है, सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस का सेंटर इधर है, इसका C2 कहा, इसका जो डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ हो गया उसे हमने F2 कह दिया। यहाँ देखो पहला सरफेस ये है बेटा और इस सरफेस का सेंटर किधर है लेफ्ट में, तो फर्स्ट वाले को हम लोग C1 कहेंगे ना, तो C1 इधर हुआ, F1 इधर हो गया, ये सेकंड है तो C2 इधर हुआ, इधर हो गया। मुझे तो ये हो गया C1 C2 F1 F2 क्या होगा यहाँ से आप दिखा देते हैं। ठीक याद रखेंगे जब हम लोग जिसे प्रिंसिपल कह लेते हैं फोकस, इनफाइनाइट से आने वाली रे बेटा जिस पॉइंट पे क्या करती है इमेज का फॉर्मेशन करती है या करती हुई अपीयर होती है, ठीक है आती हुई अपीयर होती है, उसे हम लोग उसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक सेकंड जो प्रिंसिपल फोकस होता है जैसे कहीं कहीं किताबों में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसे कह लेते हैं, इसे कह लेते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसे कह लेते हैं कॉन्वेक्स में। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही हमारा क्या होता है क्या कहता है एज प्रिंसिपल फोकस से काम करता है। ठीक तो आप सेकंड क्लास में थे इसीलिए ये प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मतलब पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, पैरेलल आने वाले रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन करती है वो बेटा आपका क्या रहेगा क्या प्रिंसिपल फोकस। इमेज फॉर्म करती हैं या वहाँ से आती हुई क्या अपीयर होती है। ठीक तो वो कहलाता है आपका क्या प्रिंसिपल फोकस कह रहा है। ठीक है जैसे कॉन्केव के केस में दूसरे R1 R2 पॉजिटिव हाँ बेटा R1 R2 कहाँ पे दोनों पॉजिटिव दूसरे हैं कॉन्केव वाले कॉन्केव वाले में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा लेफ्ट में है ना, लेफ्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव और राइट के डिस्टेंस को R2 पॉजिटिव। यहाँ पे पहला वाला क्या था पॉजिटिव था और दूसरा वाला क्या है नेगेटिव। यहाँ पहला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। ठीक तो ये केस आपका होता है। यहाँ से बेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक हो गया बेटा। देखिए फोकल लेंथ फोकल लेंथ
जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस का, अगर कहीं फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल दोनों दिया गया है तो सेकंड प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहेंगे, मेन क्या प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक, तो लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर is called focal length, is called focal length, center is called focal length। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसका, जैसे इसको हटाते हैं, डिस्टेंस हमारा होगा किसका, प्रिंसिपल फोकस का। इसका डिस्टेंस होगा बेटा प्रिंसिपल फोकस, जैसे ये, इसी को सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे इमेज बना रहे हैं ये प्रिंसिपल फोकस कह रहा था, और यहाँ से सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ये है, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग इसका फोकल लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं उसका फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए फोकल लेंथ देखो ये इसकी वैल्यू क्या, पार कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपनी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। पार कॉन्केव लेंगे हम, अगर लेंस कैसा है आपका कॉन्केव है तो यहाँ पैरेलल आने वाली जो बीम ऑफ लाइट होती है ये रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्स कर देगा, क्या करेंगी, डाइवर्स कर जाएंगे। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये डाइवर्स करेंगे। रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्स हो रही है जिस पॉइंट पे मेरे की पार्टिकल को कहलाएगा हमारा इसका फोकस। तो आपका सेंटर की ये जो डिस्टेंस होगी जैसे ये इसका इधर होगी तो इसका ये भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइड, ठीक। सर ये ऊपर कन्वर्जिंग पहले वाला इससे कन्वर्जिंग जो इकट्ठा करता है उसे कन्वर्जिंग, जो फैला रहा है उसे डाइवर्जिंग कहते हैं। जिसे आप कन्वर्जिंग कहते हैं, देखो ये को कन्वर्ट कर रहा है एक जगह और ये आने वाली रे को डाइवर्स कर रहा है, तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसी को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और इसे डाइवर्जिंग कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। एक कन्वर्जिंग है, दूसरा क्या होगा, डाइवर्जिंग। तो वन इज द कन्वर्जिंग, अदर इज द डाइवर्जिंग। ठीक, हाँ मिरर का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर सर्जिकल लेंस के लिए दो होना जरूरी है, दो कर्व्ड सरफेस होना जरूरी है। नहीं दो नहीं, कर्व्ड सरफेस एक ही होना जरूरी है। ठीक, दो साइड है। हाँ, जैसे वहाँ पे होता था वन साइड ही रहता था, यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्शन टू टाइम्स होना चाहिए, मतलब वो दोनों कर्व्ड हो सकते हैं या एटलीस्ट वन कर्व्ड और वन प्लेन। एक टर्म आता है एपर्चर। एपर्चर जो होता है, जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया होता है उसी को हम लोग एपर्चर कहते हैं। और जो इमेज बनता है ना बेटा, उसकी जो इंटेंसिटी होती है एपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सुनो, जैसे ये डिस्टेंस जो आपकी हो रही है ये इसकी एपर्चर कहलाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। यानी एपर्चर जितना लार्ज होगा उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब जिसे हिंदी में कह लेते हैं, इमेज जो बनेगा बेटा वो उतना ही ज़्यादा ब्राइटर होगा, यानी उसकी इंटेंसिटी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही वो क्या ज़्यादा क्लियर बनेगा। ठीक, तो लेंस जितना बड़ा होगा, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, लेंस तो घर में नहीं उस टाइप का आपको अवेलेबल नहीं इमेज आप देख पाएंगे। आप शीशा मिरर, प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर आप छोटा से ले आइए, छोटा सा घर में अगर हो, छोटे मिरर में भी अगर आप इमेज अपना देखना चाहते हैं ना तो दूरी बढ़ाते जाइए। इमेज आपको जैसे मान लो पास में करोगे, खाली पता नाक और मुंह दिख रहा है, आप दूर करेंगे
सा दिखने लगा, और दूर से करेंगे और बॉडी पार्ट दिखेगा, और दूर करेंगे तो और दिखेगा। लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाती है। जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो इमेज की इंटेंसिटी थी क्या होगी, मतलब उसकी जो क्लियरिटी थी वो घटती जाती है। इसीलिए क्या होता है, एक सफिशिएंट लेंथ का हम लोग क्या करते हैं, मिरर को यूज़ करते हैं क्लियरली देखने के लिए। क्लियरली देखने के लिए सफिशिएंट लेंथ की क्या मिरर का आप यूज़ करते हो, ठीक। ऐसे ही लेंस के लिए कंडीशन होगी, लेंस की साइज जितनी बड़ी होगी, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट से रे आ रहे हैं, ये तो हम लोग दिखाते हैं ना टू रे को, बट पूरा सभी पूरे पूरे रीजन से रे आपके पास आउट होती है। ऐसा नहीं खाली 2 ही से जाती है और इमेज बना दिया, ऑब्जेक्ट से 2 ही से निकली है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है। पूरा यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर सेंटर तक पूरा रे आपके क्या आपके पास आउट होती है और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका साइज जितना बड़ा होगा, लाइट यहाँ से जो रिटर्न करेंगे उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो जो इमेज फॉर्म होगा उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही क्या होगी आपकी ग्रेटर होती है, जितना आपको डेटा क्या होगा वहाँ पे अपर्चर की साइज़ ग्रेटर होगा, ठीक। तो अपर्चर डिसाइड करता है हमारा जो इमेज बनेगा बेटा उसकी इंटेंसिटी लेसर होगी या ग्रेटर, कम होगी या ज़्यादा होगी, उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। हो जाएगा, तो लिखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट अटेंडेंस लिखिए, अपर्चर लिखिए, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर बेटा। The effective diameter of light transmitting area is called aperture। उसी को नाम दिया जाता है क्या, अपर्चर कहते हैं। लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर, लिखिएगा। नेक्स्ट, अगर अपर्चर की यानी इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर, अपर्चर की वैल्यू जितनी लार्ज होगी इमेज की इंटेंसिटी उतनी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो नीचे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर, ठीक। जो इफेक्टिव डायमीटर है लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया का उसे अपर्चर कहा, और जो इंटेंसिटी होगी वो अपर्चर स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, कुछ लोग का मोबाइल पे तो अपडेट बहुत रहता है कि सर क्लास है कि नहीं, लेकिन गायब हो जाते हैं पूछने के बाद, है ना। कुछ लोग खैर मोबाइल पर अटेंडेंस लगाते हैं कि सर क्लास है, उसके बाद फिर गायब। अरे जब नहीं ही आना था तो पूछने क्या जरूरत है, हाँ। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अपर्चर स्क्वायर। नेक्स्ट लिखेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, हाँ बेटा, हाँ, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर क्या डिनोट करता है, जरा कौन बताएगा बेटा, पावर क्या डिनोट करता है, खड़े हो जाइए समझिए, पावर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा, हाँ, तो यूनिट है क्या, किस चीज़ की क्षमता, नहीं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट है, लेंस की क्षमता हम नहीं जानते, लेंस क्या होता है, क्या करता है, तो क्या कैसे समझाओगे आप, ये लेंस की क्षमता क्या होती है, कितना दूर तक देख सकता है, कितना दूर तक नज़दीक पास लेंस देखता है, कितना अच्छे से कन्वर्ट कर सकता है, क्या उसकी कितनी ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर है, ठीक। नहीं वो तो ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट आप बात कर रहे हो, कन्फ्यूज वहाँ से हो रहे हो, सीधे कह लो किसी लेंस का जो पावर होता है ना, अगर वो कैसा है कॉन्वेक्स है तो उसके कन्वर्स करने की कैपेबिलिटी को डिनोट करता है, कितना ज़्यादा वो कन्वर्स कर लेगा, और अगर कॉनकेव होगा तो डाइवर्स कितना ज़्यादा वो डाइवर्स कर पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी को डिनोट करता है। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लेंस,
यानी कि कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उससे डिनोट करता है इसके द्वारा पावर। समझ गए? मतलब आने वाली जैसे ये है, अब इसमें कन्वर्ज किया बेटा, ठीक। अब अगर कंडीशन क्या होगा, इसकी और पावर जाते हैं तो और ज़्यादा ये कन्वर्ज करता है, ठीक। अगर इसकी डाइवर्जिंग पावर डाइवर्ज का रहता है, डाइवर्जिंग पावर और ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर इसके बेस पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। हो जाएगा? तो कन्वर्जिंग बस सर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बेस पे, ठीक, किसका, पावर के बेस पे, ठीक। तो लिख लीजिएगा पावर, लिखिए द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, ability of a lens to deviate the path of rays, passing through it, to deviate the path of rays passing through it, देखिए if lens converges the ray parallel to the principal axis, if lens converges the ray parallel to the principal axis, then its power is positive, and if diverges the ray and is positive, and if diverges the ray then its power is negative। हो गया? जो पावर होता है बेटा P इक्वल टू हम लिखते हैं 1/m, P इक्वल टू 1/m। भैया अगर मीटर में लेंगे तो इसी का यूनिट जो होता है डायोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोमीटर का, ठीक। जो क्या बेटा, हाँ होता है, कॉन्केव वर्ग निगेटिव ही तो है, तो डाइवर्ज कर रहा है तो निगेटिव, कन्वर्ज कर रहा है तो पॉजिटिव। इसका फोकल अरे कॉन्केव वाला क्या करता है, डाइवर्ज करता है, उसके पावर को निगेटिव जो फैला दिया, ठीक, और जो हमने जगह से बोल दिया उसको पॉजिटिव, ठीक। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। P इक्वल टू 1/f मीटर में लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ठीक है। इसी की यूनिट जो होती है डायोमीटर, DIOPTRE, डी को तो क्या कहते हैं, डायोमीटर, इसको डायोमीटर कहते हैं। P इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस के लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, P जो होगा वो पॉजिटिव एंड कॉन्केव नेगेटिव। कॉन्केव लेंस P जो होता है वो नेगेटिव, ठीक। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो है वो पॉजिटिव है बेटा, कॉन्केव का जो होता है वो क्या है, नेगेटिव, ठीक। अब प्लेन अगर हो जाए तो, प्लेन सरफेस है तो पावर है प्लेन सरफेस के लिए, 0, प्लेन सरफेस के लिए पावर 0, P की वैल्यू 0, ना तो कन्वर्ज करता है ना तो डाइवर्ज करेगा। प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, 0 होता है। प्लेन सरफेस ग्लास स्लैब ले लिया तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, उसका 0 लेते हैं। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे दिखा देंगे कौन कन्वर्ज करेगा कौन डाइवर्ज करेगा। अब इतना कर लीजिए, कल आपका इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज वगैरह फिर डिस्कस किए जाएंगे। एक बात देख लीजिएगा, बहुत पहले से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है।